नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का अभी हाल ही में 17,000 प्लस वैकेंसी है जो कि देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वैकेंसी है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग को मालूम होगा सितंबर और अक्टूबर में होना निर्धारित है। तो अभी से भी आप लोग अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपका एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल में किस प्रकार का पूछा गया था जीके जीएस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कैंडला, टेस्ला, कूलम और पास्कल। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है बताते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेस्ला होगा। ठीक है, यह एक चुंबकीय प्रवाह घनत्व का व्युत्पन्न इकाई है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसे आमतौर पर दोस्तों माइक्रो टेस्ला के रूप में व्यक्त किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा यह एक वेबर मीटर प्रति वर्ग के बराबर भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो कैंडला है, कैंडला की बात करते हैं तो कैंडला आपका ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई अगर आपसे पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका कैंडला होगा। ठीक है, एसआई मात्रक है। पास्कल की बात करते हैं तो पास्कल आपका दाब का एसआई यूनिट है। ठीक है, दाब है या दबाव है या तनाव है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट आपका पास्कल है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग कूलम का, तो कूलम किसका एसआई मात्रक है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। इस बुक में आप एसएससी सीजीएल टायर 1 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं जिसका एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसमें सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आपको 2500 प्लस एमसीक्यू व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको 7 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था। आप इस पुस्तक का कुछ अंश भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा उसका हल जो कि व्याख्या सहित आपको किया रहेगा। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है आपको 100% ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जो कि मिलेगा। ये जो पुस्तक है हर हाल में अन्य पुस्तकों से बेस्ट है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, साथ में इनका एसएससी सीजीएल 2024 का सॉल्व पेपर भी आता है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इन सभी का जो बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आप इस बुक को chaksubooks.com से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से भी बाय कर सकते हैं। तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जो भी लोग एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024 को देने वाले हैं और अपना जो नंबर है, अपना जो मेरिट है वो आपको मेरिट लिस्ट में लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था। ठीक है, तो ल्यूपिड लिमिटेड ने आप 2022 में, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरी कॉम को। तो इसका राइट आंसर आपका मेरी कॉम हो जाएगा। मेरी कॉम की बात करते हैं तो ये अभी 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है जो कि रही है। ठीक है, इसके अलावा यह अभी जो आईबीए महिला जो विश्व चैंपियनशिप 2023 चल रहा है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। पुरस्कार की बात करते हैं तो मेजर मेरी कॉम को 2009 में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और पद्म भूषण की बात करते हैं, ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला है 2020 में, तो इसको भी याद रखिएगा, पद्म विभूषण 2020 में। और भारत रत्न आपका 2009 में मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह की बात करते हैं, 4 ऑप्शन है, कांडला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है और आपका हजीरा बंदरगाह है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका
जवाब देते चलिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जवाहरलाल बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो आपका कंटेनर जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसे कि न्हावा शेवा बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, न्हावा शेवा बंदरगाह से। और ये आपका है कहाँ पर, ये दोस्तों आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में आपका ये स्थित बंदरगाह है। ठीक है, इसको 1989 में आपका स्थापित किया गया था। ये जो बंदरगाह है अकेले देश का लगभग 50% समुद्री माल जो कि आपका संभालता है। और यह बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्रमुख कार्गो केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया गया है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में यह बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं तो कोलकाता बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हजीरा बंदरगाह की बात करते हैं तो हजीरा बंदरगाह भी आपका गुजरात राज्य का एक बंदरगाह है, जो कि सूरत शहर में एक उपनगर और एक यानातरन बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन भुगतान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो उत्पादन भुगतान का उदाहरण नहीं है, चार ऑप्शन है, ब्याज है, वेतन है, किराया है और आपका पेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पेंशन इसका राइट आंसर होगा। यह एक प्रकार का सेवानिवृत्ति आय है, ना कि उत्पादन भुगतान है। ठीक, उत्पादन भुगतान का उदाहरण है। ठीक है, पेंशन क्या है, सेवानिवृत्ति आय है, जिसकी योजना आपने आय स्रोत सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे जीवन भर बनाई है। ठीक है, तो आप लोग पेंशन के बारे में जानते होंगे। जो भी सेवानिवृत्त आपका सरकारी जॉब वगैरह से हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। ठीक है, उनके जो आपका मंथली जो इनकम होता है उनमें से थोड़ा थोड़ा काट कर उसी को पेंशन के रूप में रखा जाता है, और जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस कारण ये उत्पादन भुगतान का उदाहरण है, जो कि आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण स्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है और आपका अनुच्छेद 27 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 27 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 29। इसके अलावा अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो ये आपका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, और आप लोग को मालूम होगा कि ये सभी जो आपका है अनुच्छेद 28 हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया, अनुच्छेद 27 हो गया, ये सभी आपका मौलिक अधिकार के यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका आर्टिकल 12 से 35 तक में आता है, जो कि भाग 3 में है, जो कि आपका वर्णित है। इसके अलावा आपका ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका यूएसआर के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स आपका है आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 होगा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित आप लोग को मालूम होगा वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले आपका 7 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 6 है। ठीक है, आपका संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, उसको 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्तंभों का सही मिलान करना है। ठीक है, और इधर रोग का नाम दिया गया है और उधर इंजाइम का नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा रोग है जो कि कौन से इंजाइम के कारण होता है, तो पहला है गाउसर रोग। ठीक है, तो गाउसर रोग की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कौन से इंजाइम के कारण होता है, तो ये होता है ग्लूकोसेरेबोब्रोसिडेज एंजाइम के कारण। इसके अलावा हंटर लक्षण की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका होता है इडुरोनेट 2 सल्फेटेज के कारण। ठीक है, इसके अलावा टे साक्स रोग की बात करते हैं तो टे साक्स रोग आपका होता है आपका हेक्सोसामिनिडेस ए के कारण। ठीक है, इसके अलावा फेनिल कीटोन में की बात करते हैं तो ये होता है फेनिल एलिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, सी का बी, 4 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलियस समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंथोसायनिन। ठीक है, बैगन में, अनार में, काला गाजर में कौन सा फिनोलिक समूह होता है, तो एंथोसायनिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एंथोसायनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो कर्तव्य पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, इसके अलावा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन करना, इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, और डी है महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जो सूचना होता है राष्ट्रपति को देने से संबंधित है आपका अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद 167 कहता है मुख्यमंत्री पर प्रशासन और कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करने की जिम्मेदारी डालता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, निष्कासन करना, ये बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात जब आएगी तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित पद से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 178 है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करने की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 165 है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो महान्यायवादी जो होता है, ये जो आपका महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों, प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले में कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर था। ये जो भारत न्याय रिपोर्ट है ये आपका सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कोज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। ठीक है, इसका पहला संस्करण आपका 2019 में है जो कि जारी किया गया है, जिसमें आपका प्रथम स्थान आपका किसका है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, और सबसे निचला स्थान आपका यूपी का है। ठीक है, 18वां रैंक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसका जो द्वितीय संस्करण है आपका 2020 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और 2020 में प्रकाशित किया गया था द्वितीय संस्करण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और तीसरा जो संस्करण है आपका 2022 में प्रकाशित किया गया है। 2022 की बात करते हैं तो टॉप पर आपका कर्नाटक था और निम्न पर आपका वही यूपी था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ दूसरे संस्करण का पूछा गया था, तो दूसरा संस्करण में महाराष्ट्र टॉप पर था और प्रथम संस्करण में भी महाराष्ट्र टॉप पर था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत में डैश मिशन पर भेजा था। तो 1942 की जब बात करेंगे तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन है जो कि भारत सरकार ने भारत में भेजा था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर होगा, क्रिप्स। इसके अलावा ये जो ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत भेजा गया था, द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारत सहयोग करे, ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था और उसी के लिए क्रिप्स मिशन है जो कि भेजा गया था। इसका जो नेतृत्व है आपका रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था और गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन को कहा था। इसे एक डूबने बैंक पर लिखा गया चेक के रूप में वर्णित किया था इसी क्रिप्स मिशन को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो ये आपका 1940 में भेजा गया था। इसका जो नेतृत्व कर रहा था आपका लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने किया था। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत की एकता को बनाए रखना और उसे स्वतंत्रता प्रदान करना था आपका कैबिनेट मिशन का 1940 का। इसके अलावा साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। साइमन कमीशन यह 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह था जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे और यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिक के नामों के सही सेट का चयन करना है। ठीक है, कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी है, सी है और एक होगा डी होगा। ठीक है, तो आपको सही मिलान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्यूरोन है ए में और बी में पिराडिन है और सी में आपका थायोफिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है।
तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण की जब बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ है, शिलालेख है, उसी में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपसे शिलालेख पूछेगा तो एरन शिलालेख या एरन आपका स्तंभ लेख हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा है जो कि समाप्त कर दिया गया था राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से, और इसको भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता है। तो मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो इनको आपका कथकली नृत्य के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कथकली होगा। इसके अलावा जो ये मृणालिनी साराभाई है कथकली के साथ साथ आपका भरतनाट्यम के लिए भी जानी जाती हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और बात करते हैं मृणालिनी विक्रम साराभाई की, तो यह आपका दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है अहमदाबाद में। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना है जो कि इन्होंने किया था। साथ में इनको 1992 में आपका पद्म भूषण मिलता है। इसके अलावा 1965 में इनको पद्म श्री भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा केरल सरकार के द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाता है, निशा गांधी पुरस्कार। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, निशा गांधी पुरस्कार आपका 2013 में आपका इनको है जो कि दिया गया था। इसके अलावा कुछ और कथक नर्तकी की बात करते हैं तो कथकली से कलामंडलम गोपी को याद रखना है, कोटाकल शिवरामन को याद रखना है, ये आपका कथकली से है। और कथक की बात करते हैं तो एक नाम जरूर याद रखिए, कुछ याद रखिए ना रखिए, बिरजू महाराज का नाम याद रखिएगा, शोभना नारायण का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी से बात करते हैं तो इंद्रानी वाजपेयी जी का नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही कुचिपुड़ी से संबंधित जो नाम है उनके अंत में आपका क्या लगा रहेगा, तो रेड्डी आपका लगा रहेगा, जैसे कि राजा रेड्डी हो गए, राधा रेड्डी हो गया, कौशल्या रेड्डी हो गया। ठीक है, इन सभी का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से ही होगा। और सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह का संबंध आपका ओडिसी से है, और इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से भी है। जो भी ऑप्शन में रहे उसको आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह आपका उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1992 में यानी कि 1992 में स्थापित किया गया था, और यहाँ मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका गैंडा रहता है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जलदा पारा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पश्चिम में और आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका यहाँ पर, तो इसको भी याद रखिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है, पश्चिम बंगाल में है। और इसके बाद आपका नेओरा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद आपका असम की बात करते हैं तो असम में आपका सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, तो नामेरी को भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तो मानस को भी याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी आपका है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी नेशनल पार्क है, जैसा कि आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो आपका बिहार में है। और राजस्थान की कुछ बातें हैं तो राजस्थान में भी आपका है, जैसा कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है आपका है राजस्थान में है। इसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एमपी में बात करते हैं तो एमपी में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है, सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछेगा भारत में भी कहाँ किया गया था, तो भारत में आपका ओडिशा राज्य में किया गया था, और ये ओडिशा राज्य के द्वारा स्थापित नहीं यानी कि आयोजित किया जाने वाला भारत की प्रथम फीफा महिला प्रतियोगिता था। ठीक है, इसका विजेता की बात करते हैं तो विजेता आपका कौन बना था भाई, तो विजेता बना था आपका स्पेन बना था। इसके अलावा उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता कौन बना था, तो कोलंबिया।
इसका उप विजेता बना था। और फीफा अंडर-17 है, तो साफ साफ है कि 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकती है। ठीक है, इसका जो पहला टूर्नामेंट है आपका 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और इसको भी याद रखिएगा। बाकी फीफा की बात करते हैं तो फीफा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा ये आपका 1904 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? फ्रांस में स्थापित किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों आपका ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? तो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? यानी कि आपसे आईपीएल का शुरुआत पूछा गया है, तो आईपीएल की शुरुआत की बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका हुआ था, कब हुआ था? तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दे दीजिएगा, लेकिन बता देते हैं। इसका जो प्रथम सीजन है आपका 2008 में खेला गया था। ये जो आपका आईपीएल है आपका, आप आईपीएल के विषय में तो आप लोग को मालूम ही होगा, जो लोग देखते हैं। जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए बता दें कि ये जो आईपीएल है आपका 2020 पुरुष की 2020 क्रिकेट लीग है, जो कि आपका हर साल आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि भारत में क्रिकेट को देखता है, क्रिकेट को बढ़ावा देता है, क्रिकेट को चलाता है। प्रथम सीजन अप्रैल 2008 में किया गया था। प्रथम सीजन का विजेता बात करते हैं तो विजेता को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसका विजेता बना था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स आपका विजेता बना था। वो विजेता के बारे में तो अभी मुझे इतना मालूम नहीं है कौन बना था, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो लोग जानते हैं। ठीक है, और तो ठीक है, इसके अलावा कुछ और अन्य विश्व में लीग खेले जाते हैं, जैसा कि आपका एक विग वेस्ट लीग खेला जाता है। तो विग वेस्ट लीग की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बांग्लादेश में, कैरेबियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ में, मेजर लीग क्रिकेट की बात करते हैं तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करना है, इनमें से कौन सा भिन्न है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आधुनिक कृषि तकनीक दिया गया है, श्वेत क्रांति दिया गया है, सी आपका हरित क्रांति दिया गया है, और आपका डी दिया गया है बीज उर्वरक और जल तकनीक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति ये तीनों में सबसे अलग है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये भारत में शुरू किया गया था दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 में शुरू किया गया था भारत सरकार की ओर से। ठीक है, और सबसे बड़ा यह डेयरी आंदोलन था। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं, श्वेत क्रांति का जनक तो वो आपका था वर्गीस कुरियन था, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक यानी कि भारत में शुरू करने वाले कौन थे? तो भारत में शुरू करने वाले थे एम एस स्वामीनाथन थे, तो इसको भी याद रखिएगा। और पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत में अन्य क्रांति की बात करते हैं तो एक आपका था नीली क्रांति। नीली क्रांति की बात करते हैं तो ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित था। और लाल क्रांति की बात करते हैं तो लाल क्रांति आपका मांस या टमाटर से संबंधित था, मांस और टमाटर के उत्पादन से था। गुलाबी क्रांति किससे था भाई? तो गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण से संबंधित था। ठीक है, और पीली क्रांति की बात करते हैं तो पीली क्रांति आपका तिलहन के उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? दोहरे शासन की नीति की बात की जाती है तब इसका नाम आता है किसका भाई? लॉर्ड क्लाइव का आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लॉर्ड क्लाइव की बात करेंगे तो 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर बना था। याद रखिएगा क्या बना था? गवर्नर बना था, ना कि गवर्नर जनरल बना था। और दोहरी प्रणाली इसी की दिमाग की उपज थी। बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था। वो 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक भाग था आपका दीवानी और एक भाग था आपका निजामत। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। दीवानी की बात करते हैं तो राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी को दिया गया था, यानी कि जितना भी पैसा आएगा ये कंपनी एकत्र करेगा, कंपनी अपने पास रखेगा। और निजामत में बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिया गया था भाई। प्रशासनिक अधिकार कहने पुलिस व्यवस्था को सही से करने,
ठीक है। ये सभी चीज़ों को करने के लिए आपका नवाब को दिया गया था, लेकिन पैसा वैसा वाला काम अपने पास कंपनी है जो कि रख लिया था, ठीक है। इसके बाद इसको समाप्त भी किया गया था। समाप्त कब किया गया था? 1772 में, जब वारेन हेस्टिंग्स आपका बंगाल में आया तो इसको आपका समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगला है कि धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो की बात करते हैं तो धालो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गोवा का आपका लोक नृत्य है, ठीक है। ये जो लोक नृत्य है आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह हर घर के सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। गोवा के अन्य नृत्यों की बात करते हैं तो एक आपका है देखनी, ठीक है। देखनी नृत्य भी गोवा में, फुगड़ी नृत्य आपका गोवा में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लैंप नृत्य किया जाता है। इसके अलावा दशावतार, इसके अलावा कुनबी, इसके अलावा घोड़े मोदनी, ठीक है। ये सभी आपका नृत्य है जो कि गोवा में किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो नारली पूर्णिमा की बात करते हैं तो नारली पूर्णिमा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नारली पूर्णिमा समुद्र के स्वामी वरुण को एक समर्पित एक त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है और यह त्यौहार मछली पकड़ने की मौसम का प्रतीक है, ठीक है। और अन्न पूर्णिमा की बात करते हैं तो श्रावणी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा या रक्षाबंधन है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मानसून के दौरान भारत में कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं जैसा कि पुरी रथ यात्रा। तो पुरी रथ यात्रा की बात करते हैं तो पुरी जो रथ यात्रा है ये दोस्तों आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और बेहदी नखलम, ठीक है। बेहदी नखलम की बात करते हैं तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है आपका श्री नाम से बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका 1296 में आपका दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है और 1316 तक ये आपका शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था भाई? तो खिलजी वंश से था। खिलजी वंश की स्थापना इसके चाचा कहिए या ससुर कहिए, दोनों सेम ही था, उनके द्वारा जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और 1290 में किया गया था। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उनको मारकर खुद है जो कि सुल्तान बन जाता है और 1313 ईस्वी में अपनी राजधानी श्री का नींव रखता है, ठीक है। और उसने चित्तौड़ जो कि मेवाड़ की राजधानी थी जिस पर गुहिल वंश राजा रतन सिंह का शासन था उस पर विजय प्राप्त किया था और उसका नाम खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। इस पर आपका फिल्म भी बना हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग दीनपना। तो दीनपना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं ने इसे पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया था भाई, ठीक है। और राज पिथौरा या राय पिथौरा की बात करते हैं तो ये लाल कोट और राय पिथौरा का किला, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था जो कि चौहान वंश का राजा था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। खिजराबाद की बात करते हैं तो ये मेवाड़ की राजधानी था, ठीक है। और जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त किया था राजा रतन सिंह से और उसका नाम चेंज करके ही खिजराबाद रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो सही कथन का चयन करना है तो कथन क्या क्या दिया गया है? कथन दिया गया है कि केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। तो यही आपका कथन आपका सही है, ठीक है। हाँ, सही बात है कि केरल के तटीय क्षेत्रों में जो तापमान होता है दिन रात का उसमें अंतर बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, बिल्कुल गलत है, वहाँ पर अंतर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका है। बाकी और दो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है, गिल्लत है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड वहाँ पर नहीं पड़ता है और मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होता है। क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फास्टर होगा इसका राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। इस प्रणाली के तहत अदालतें जेलों में ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जमानत आदेश, स्थगन आदेश, अंतरिम आदेश और कार्यवाही की
ई प्रमाणित प्रतियां हैं जो कि बेच सकता है। इसके अलावा यह प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को संबंधित पक्षों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से सूचित किया जाए। ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर 124 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन लेक्सा है जो कि एक स्वागत नृत्य है कहाँ का। ठीक है। तो जोनपा लेक्सा की बात करते हैं तो जो जोनपा लेक्सा है यह नृत्य है आपका भूटान का। तो ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका राइट आंसर होगा। यह दर्शक और पूरे समारोह को भाग्य और आनंद का आशीर्वाद देने के लिए जाना जाता है। प्रदर्शन करते समय पुरुष नर्तक घो और सोलम पहनते हैं और महिला नर्तक कीरा तेगो और बोंजू पहनती है। ठीक है। और इसके अलावा भूटान के अन्य नृत्य को जब हम लोग बात करते हैं तो द्रामेट से है। इसके अलावा नाग चम नृत्य है, पाचम नृत्य है। ठीक है। उतना मत याद रखिए, नहीं पूछा जाता है, भारत का ही पूछा जाता है, विदेश का कभी कभी एक दो पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो हाँ, श्रीलंका का याद रखिएगा, एक आपका है कैंडियन नृत्य है जो कि श्रीलंका में किया जाता है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अतान नृत्य हो गया, इसके अलावा ईसाला नृत्य हो गया और इसके अलावा नथसा नृत्य हो गया, ये सभी आपका अफगानिस्तान में किया जाता है। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक ड्रमर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवमणि। शिवमणि आपके एक भारतीय तबला वादक है, उनका मंच का नाम भी था ड्रम्स शिवमणि। ठीक है। और 2009 की बात कर रहे हैं तो उनको तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलाई कला के क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य सम्मान है जिसका उपाधि है जो कि दिया गया था। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका एक है न्यूकेला, ये आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माता है, इसको भी याद रखना है। और ऑप्शन में है बप्पी लाहिड़ी की बात करते हैं तो भारतीय गायक है, संगीतकार है और रिकॉर्ड निर्माता है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। नौशाद की बात करते हैं तो हिंदी फिल्मों के संगीतकार हैं, इनको 1992 में पद्म भूषण और 1981 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।